हाँ दोस्त, तो आपके इंस्टीट्यूट ने कमाल कर दिया। नया काउंसिल बनते ही, नए प्रेसिडेंट बनते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो व्यवस्था को पूरे तरीके से फॉर्मलाइज करने में लग गए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने 10 दिसंबर 2023 से आपके दिसंबर टर्म के एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट कर दी है। तो आज है 10 अगस्त 2023 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपका एग्ज़ाम शुरू होगा 10 दिसंबर 2023। मतलब पूरे 4 महीने का डिफरेंस है। 4 महीने का मतलब है 120 दिन, यानी 120 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सवाल ये है कि हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, मैसेजेज भी आए कल से कि सर एग्ज़ाम के डेट की अनाउंसमेंट हो गई, हमें उम्मीद थी कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा। वैसे मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो वीडियो ग्रेस मार्क्स वाला बनाया था, उसमें बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट वीक में ही हो जाएगा, कि जनवरी में नहीं जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहा दिसंबर लास्ट वीक भी क्यों, 10 दिसंबर से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर देते हैं। तो फिलहाल सवाल है कि हम दिसंबर एग्ज़ाम के लिए क्या करें। दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में क्या खास है। 2016 सिलेबस का ये आखिरी अटेम्प्ट होगा और 2022 सिलेबस का ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा। और क्या खास बात है कि पूरी की पूरी काउंसिल आपकी बदल चुकी है। मतलब 4 साल पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो गया है। जितनी भी पूरी काउंसिल है, जो डिसीजन मेकर है आपके इंस्टीट्यूट के, वो जो पिछले एग्ज़ाम में थे 2019 के दिसंबर से लेकर के और 2023 के जून तक, अब वो डिसीजन मेकर अगले एग्ज़ाम से नहीं है। मतलब डिसीजन मेकर्स बदल गए हैं, जो आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है सब बदल गए हैं, उस सब की आपको जानकारी है। उस सब का हमारे एग्ज़ाम से क्या थोड़ा बहुत कनेक्शन है, इसलिए सारे बैकग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आ जाते सीधे कि हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि हम दिसंबर 2023 में बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर सकें? क्या ये पॉसिबल है कि हम दिसंबर 2023 में एक ही ग्रुप दे सकें? बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं, उन सारे सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें मैंने लिख भी रखी हैं ताकि वो चीज़ भुलाए नहीं, जो सवाल आपके आए हैं सबका जवाब मिल जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो आपके काम आएगा। और ये सबको आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं अपने नए वाले चैनल जो सिर्फ सीएमए बच्चों के लिए बनाया गया है उसी पे डाल रहा हूँ। तो इस पे सब्सक्राइबर्स भी अभी कम हैं। तो आप में से जो भी नए लोग, मतलब जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे, वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल पे सीएमए से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको आगे देखने को मिलेंगे। और आप इसको फॉरवर्ड भी जरूर कर देंगे, लोगों को शेयर भी जरूर कर देंगे, बहुत सारे लोगों को ये काम आ जाएगा। तो मैं जो स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं दोस्त, वो करने वाला हूं दिसंबर 2023 एग्जाम से रिलेटेड आज। उससे आगे वाले एग्जाम के लिए अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कभी टाइम निकाल के वीडियो बना के। अभी जो मेरा फोकस है दिसंबर 23 एग्जाम पे, और हम बात दोनों सिलेबस की करेंगे इसमें, सिलेबस 2016 की भी और सिलेबस 2022 की भी, एग्जाम 2023 की। चलिए, जो रिटेन चीज़ें मैंने लिख रखी हैं जो आपके काम की है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले सिलेबस 2022 हो या सिलेबस 2016, कुछ चीज़ों को आप हमेशा इग्नोर करेंगे। चैप्टर में जो वेट दे रखा है स्टडी मटेरियल में, वो इग्नोर कर देना। मुझे लगता है कि वो एक ट्रैप है बस फंसने का। कभी भी आज तक नहीं हुआ ऐसा जब इस वेट के हिसाब से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। तो चैप्टर के वेट को इग्नोर कर देना, वो आपके काम का नहीं है, उसके भरोसे मत चलना। ग्रेस मार्क्स के भरोसे भी मत रहना। कई बार पेपर खराब होते तो बच्चे ग्रेस मार्क्स के हिसाब से रहते हैं कि हो सकता है कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाए और हम पास भी हो जाएं। चूंकि कुछ बच्चे अभी एग्जाम भी दे रखे होंगे, एक ग्रुप का या बोथ ग्रुप का, वो भी अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं, उससे पहले ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है। तो ग्रेस मार्क्स के भरोसे जो बैठे हुए हैं, मेरा आप सबसे विनती है कि ग्रेस मार्क्स के भरोसे ना बैठें। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम खराब हो गया तो अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स ग्रेस होता है, उनकी मर्जी होगी वो देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे। उसमें कोई हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसके भरोसे बैठे रहें कि ग्रेस मिलेगा और हम पास हो जाएंगे। आ गया तो अच्छी बात है, बैठ के क्या करना, क्योंकि रिजल्ट आने में तकरीबन मुझे लगता है कितना भी कम तो अभी 40 दिन तो लग ही जाएंगे रिजल्ट आने में। बहुत इंस्टीट्यूट जल्दी कोशिश भी करेगी, तब भी 35 से 40 दिन मिनिमम मुझे लगता है रिजल्ट देने में आएगा। और इतना समय बहुत होता है,
इस समय को यूज करके आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आप में से किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि ग्रेस मार्क्स के भरोसे रहें कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। निकल गया अच्छी बात है, नहीं तो हम अपना समय खराब ना करें, ये बेटर है। स्टडी को डेप्थ में करो दोस्त। एक बात बिल्कुल समझ लेना कि कोविड के दौर में एक और भी प्रॉब्लम हुई कि सबने स्टडी को बिल्कुल मजाक बना दिया। सबको ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ेंगे हम पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, और प्रोफेशनल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस सफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, डेप्थ स्टडी होगी, तभी आप एग्जाम में पास करेंगे। आपने सिलेबस 2022 और 16 दोनों का पेपर जुलाई एग्जाम का देख लिया है कि इंस्टीट्यूट कहीं भी डेप्थ से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूट ने कुछ जो गलत क्वेश्चन पूछ दिए हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि अब वो ठीक करेंगे। करना भी चाहिए उनको, वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन डेप्थ से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कोविड के समय में सब इंस्टीट्यूशन के अंदर थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम चली, जिस भी वजह से रही हो, कि डेप्थ को थोड़ा कम फॉलो किया गया, तो लोगों को लगा कि थोड़ा अब आसान हो गया है चीज़ों को करना। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, पूरे डेप्थ में पढ़ाई करें। तीसरी बात है, इररिलेवेंट इशू से अपने आप को दूर रखें। याद रखना, दिमाग को जितना डिस्ट्रैक्ट करता है इररिलेवेंट चीज़, उतना रेलेवेंट डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि रेलेवेंट चीज़ हमें बोरिंग लगती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग ना देखें, क्या फालतू देखना है, करना तो सब कुछ खुद ही है। तो रेलेवेंट चीज़ नहीं देखेंगे, लेकिन अगर यह कि इररिलेवेंट आ जाए, मैं यहां पे एक डाल दूं, ब्रेकिंग न्यूज, हाउ टू पास इन सीएमए फाइनल ओनली आफ्टर स्टडिंग 60 आवर्स। देखो सब उस पे व्यूज ही व्यूज, सारे देख रहे हैं, क्योंकि वो इररिलेवेंट है, दिमाग को दर्द नहीं देगा, लगेगा नहीं कुछ करना है, 50 घंटे में पास हो जाएंगे। वो कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं किसी के पास कि कोई आपको 50 घंटे में पास करवा दे। तो इररिलेवेंट इशूज से अपने आप को दूर रखें। इररिलेवेंट वीडियोज, इररिलेवेंट मैसेज, इन सबको अपने चीज़ों से हटा के रखें। इसका बेहद नुकसान होता है एग्जामिनेशन में। अब चलाते हैं आपके स्टडी अप्रोच पे। स्टडी अप्रोच कैसे करना, हाउ टू स्टडी। अगर कोई स्टूडेंट जुलाई एग्जाम में अपीयर हुआ है और अगर कोई जुलाई में एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है, अगर आप जुलाई के एग्जाम में अपीयर हुए हैं और आपका एग्जाम सेटिस्फैक्ट्री हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब आपको लगता है ठीक ठीक एग्जाम गया है, बहुत अच्छा एग्जाम तो पिछले बार मुझे लगता है किसी का गया नहीं, तो मैंने बहुत अच्छा बार तो लिखा ही नहीं। अगर सेटिस्फैक्ट्री एग्जाम हुआ, ठीक ठीक हुआ है, या एग्जाम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, आपको खुद ही लगता है कि मेरा एग्जाम बढ़िया नहीं हुआ। अगर एग्जाम आपका सेटिस्फैक्ट्री हुआ और आपने एक ग्रुप दिया है, तो आप दूसरे ग्रुप को पढ़िए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, आप इंतजार मत कीजिए रिजल्ट का। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है और बोथ ग्रुप सेटिस्फैक्ट्री हुआ है, तब भी आप पढ़ते रहिए, समय को खराब मत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। लेकिन अगर आपका एग्जाम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है और आपने एक ग्रुप दिया है, तो आप उसी ग्रुप को कंटिन्यू करो, और अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है तो बोथ को कंटिन्यू करो, पढ़ना शुरू रखो। अगर एग्जाम खराब हुआ है तो इस भरोसे बिल्कुल मत बैठो कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा कहीं और मैं पास हो जाऊंगा। प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा नॉर्मली नहीं होता। हो जाए तो अच्छी बात है, मेरी भगवान से गुजारिश है कि जिसका नहीं भी पेपर अच्छा हुआ उसके भी रिजल्ट निकल जाए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके भरोसे मत बैठिए कि हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में चीजें प्रोफेशनली देखी जाती है, वहां पे सेंटीमेंट का जगह नहीं होता। अगर आप जुलाई के एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं और आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम स्टडी पे 10 घंटे लगाने चाहिए। इस 10 घंटे में अगर आप कोई क्लास ले रहे होंगे तो क्लास भी शामिल है। मैं ऐसे नहीं कहता 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, सब झूठ बोलता है, कोई नहीं पढ़ पाता है। मैं नहीं पढ़ पाया था, मैं बोथ ग्रुप पास हुआ एक बार में, इंटर फाइनल दोनों, मैं भी नहीं पढ़ पाया था। 12 घंटे 16 घंटे एक दिन आप पढ़ के देख लो, 12 घंटे, और मुझे बता देना। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है इफेक्टिव, ये नहीं कि मोबाइल पर मैसेज भी देख रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं उसको भी पढ़ाई में जोड़ रहे हैं, खा भी रहे हैं उसको भी पढ़ाई में जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे नीचे उतर के चाय पी रहे हैं उसको भी पढ़ाई में जोड़ रहे हैं। वो सब पढ़ाई का हिस्सा नहीं, वो सब तो फालतू समय। आप पढ़ने के लिए बैठे और आपने जितने समय इफेक्टिव पढ़ाई की, अगर वो 10 घंटे है तो उस 10 घंटे में ही आपकी एनर्जी इतनी डाइल्यूट हो जाएगी कि आपका फिर होश नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 14 घंटे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब 4 महीने बचे हैं हमारे पास। और मेरा मानना है दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, कई बार मेरी बातें लोगों को बहुत खराब भी लग जाती है। मेरा मानना है कि प्रोफेशनल एग्जाम में 80% से कम प्रिपरेशन हो तो एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए।
क्योंकि एग्जाम में बैठने के अपने जितने एडवांटेज हैं उससे कहीं ज्यादा डिसएडवांटेज हैं। अगर विदाउट प्रिपरेशन आप बैठेंगे तो चांसेज हैं कि 99% एग्जाम खराब होगा। एग्जाम देने के बाद हर बंदा रिजल्ट का वेट करता है, चाहे कितना भी पेपर खराब हुआ हो, उसको लगता है कहीं में पास ही हो गया, और रिजल्ट निकलने के बाद फिर उसको दूसरे अटेम्प्ट के लिए समय नहीं मिलता, और ऐसे जो अटेम्प्ट का साइकिल शुरू होता है वो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में जितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है उतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं होती। तो अगर प्रिपरेशन अच्छी ना हो, 80% से कम प्रिपरेशन हो, तो किसी को भी प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए। मैं तो एटलीस्ट एडवाइज नहीं करता, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ करके सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मोल लोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। कम प्रिपरेशन पे आपको लगेगा मैं तो फेल हो गया, आपके मन में डर बैठता जाएगा, और जब डर बैठता जाएगा तो डर आपको बार बार तंग करता रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है दोस्त, एग्जाम प्रोफेशनल है। एक बार मैं एक बच्चे का मैसेज पढ़ रहा था, कह रहा था इतना पढ़ना होता तो मैं सीए ही नहीं कर लेता। मैं तो मैसेज देख करके सोचा मैं रिप्लाई क्या करूं। क्या आप इस प्रोफेशनल कोर्स को कम आंकते हैं? क्या सीए में करके लोगों ने बड़े बड़े स्टेजेस हासिल नहीं किए? क्या लोग सीईओ और सीएफओ तक नहीं बने? तो ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि इतना पढ़ना रहता तो सीए क्यों ना कर लेते। सीए भी अच्छा कोर्स है, ये भी अच्छा कोर्स है। आप जो कोर्स कर रहे हैं उसकी इज्जत पहले अपने दिमाग में फीलिंग में लाओ। मैं खुद चार्टर अकाउंटेंट हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि अगर आप सीएमए कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में सीएमए की वैल्यू रखो, तभी तो आप उसके लिए काम करोगे। अगर आपके दिमाग में ही आ गया है कि अगर इतना पढ़ना रहता तो मैं सीए ही क्यों ना कर लेता, तो इसका मतलब तो आप ठीक से कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। हर कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, सबकी बराबर अपॉर्चुनिटी है। सीए और सीएमए में सिर्फ एक फर्क है दोस्त, कि सीए को स्टैट्यूटरी ऑडिट का पावर मिल गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, और कुछ अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीए का नाम है, मतलब लीगल पावर्स कुछ ज्यादा हैं। लेकिन जब आप नौकरी की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सीए और सीएमए में बहुत फर्क बाद में चल के नहीं दिखता है। इनिशियली थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बाद में वो चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। तो आपको अपने दिमाग के अंदर ये करके चलना है कि भैया मैं भी एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं जिसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत है। ये मैंने कभी मेरे ही किसी वीडियो पे किसी बच्चे ने यूट्यूब में कमेंट्री की थी, मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने बता दिया। ऐसे हीन विचार अपने मन में कभी ना लाएं। बहुत सारे सीएमए करके लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं और उन्होंने अच्छा किया है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे सीएफआर में। अब जो मैं पेपर पढ़ाता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। अच्छा, कई बार कई लोग बोलते हैं ये भी बता दो किस टाइम से क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोस्त, फाइनल लेवल पे मुझे लगता है इतने डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कह दिया एक ग्रुप के लिए 10 घंटा पढ़ना है। अब किसी बच्चे को रात में नींद नहीं आती और मैं कहूं नहीं तुम रात में सो और सुबह ही पढ़ना, तो वो तो ना रात में पढ़ेगा ना सुबह पढ़ेगा। किसी को रात में नींद आती है, दिन में नहीं आती। अब मैं कहूं नहीं तुम रात में पढ़ना, रात में बड़ी शांति रहती है, तो ना दिन में पढ़ पाएगा ना रात में पढ़ पाएगा। तो ये 10 घंटे आपको कैसे निकालने हैं वो आपको अपना टाइम टेबल देख करके, अपना कंडीशन देख करके सेट करना है। आप जब भी पढ़ना चाहते हैं तब पढ़िए। मेरी मानिए, मेरे नॉलेज में जो मॉर्निंग की पढ़ाई होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि मैं कभी रात में नहीं पढ़ा आज तक, और मैं नॉर्मली यूजुअली सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में जग जाया करता हूं। लेकिन वो मेरी अपनी पर्सनल बात है। मैं ये नहीं कह सकता कि सबके रूटीन ऐसे होने चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके रूटीन जो चल रहे हैं उसको बदलो, क्योंकि अब हम 4 महीने बाद एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो हमारे पास अब रूटीन बदलने का समय नहीं है। हमारे पास ये कि जो रूटीन है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है उस पर ध्यान देना है। तो अगर आपको रात में नींद नहीं आती, आप रात में पढ़ना चाहते रात में पढ़िए, दिन में पढ़ना चाहते दिन में पढ़िए, सुबह पढ़ना चाहते सुबह पढ़िए, शाम पढ़ना चाहते शाम पढ़िए, लेकिन जो भी करना चाहते पढ़िए जरूर। जो भी आपका समय है पढ़ाई कीजिए। सीएफआर चाहे सिलेबस 2016 हो या सिलेबस 2022, दोनों के अंदर बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है। वैसे सिलेबस 22 का भी एक ही पेपर हुए। इस पेपर की सबसे बड़ी खास बात है डेप्थ, और डेप्थ की वजह से इसमें समय बहुत लगाना पड़ता है। और बच्चों को ऐसा लगता है, बच्चे कई बार मुझे फोन करते हैं, सर हमारे पास 4 पेपर है। जैसे कभी कोई क्लास ही लेने लगेगा, उसको दिखेगा सीएफआर की फीस ज्यादा है, तो बोलेगा सर सीएफआर की फीस तो इतनी है, इस पेपर की इतनी है। सीएफआर का लेंथ चाहे सिलेबस 16 हो या सिलेबस 22, अगर सिलेबस 16 में करूं तो पीएमबीबी, कॉस्ट ऑडिट और इनडायरेक्ट टैक्स तीनों को जोड़ के जितना समय लगेगा उतना अकेला सीएफआर खा जाएगा।
और अगर मैं सिलेबस 2022 की बात करूं तो एसपीएमबीबी, कॉस्ट ऑडिट और आपका जो इंडायरेक्ट टैक्स है, इन तीनों को जोड़ करके जितना समय लगेगा उसका 70% सीएफआर में लग जाएगा। तो सीएफआर में आपको बहुत डेप्थ की जरूरत है, उसमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हमें डेप्थ लेवल तक जाना है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कीजिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से और रटने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ थ्योरी का रिवीजन कर लेने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो क्वेश्चन बहुत लेंदी आता है, एग्जाम में जाकर समय लगेगा, फिर आपका पेपर छूट जाएगा, आपको लगेगा मेरा पेपर नहीं हुआ। पेपर इसलिए नहीं होता दोस्त क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है प्रैक्टिस की वो कम होती है, हम एग्जाम में जाकर सोच सोच के लिखने लगते हैं, फिर हमारा समय निकल जाता है, क्वेश्चन उस तरीके का आता नहीं, क्वेश्चन में लेंथ बहुत होता है। अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे, प्रैक्टिस कमजोर रहेगी तो एग्जाम पिट जाएगा। अब मैं आ जाता हूं एसपीएमबीबी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट पे। सिलेबस 2016 में एसपीएमबीबी और कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट दोनों मिला करके अगर किसी ने 200 घंटे लगा लिए तो उसके दोनों पेपर में एग्जाम्शन पक्के हैं। इसमें ज्यादा झंझट की जरूरत भी नहीं है। इन दोनों पेपर की जो मैंने बुक बनाई थी और जो मैंने क्लासेस दिए थे, एसपीएमबीबी के 63 आवर्स के और कॉस्ट ऑडिट के 50 घंटे के, ये मेरे क्लास हैं। मतलब आप टोटल मान लो तो 135 घंटे मैक्सिमम दोनों पेपर मिला करके, और एक बार आपने वो क्लास कर ली और उसका एक बार रिवीजन कर लिया, हो गया आपकी एग्जाम्शन पक्की है, क्योंकि ये बड़े सिंपल हैं एसपीएमबीबी और कॉस्ट ऑडिट। इसमें एग्जाम्शन लाना बेहद आसान है। हाँ, किन बच्चों को एग्जाम्शन नहीं लाता, जो ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करने लगते हैं। हमने इन किताबों के अंदर लास्ट में स्कैनर भी बना दिए और बोला है सबको कि ये स्कैनर कर जाओ और ये जो मैंने कराया उतना कर जाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसी की अच्छी प्रैक्टिस रहे, तब भी आपके एग्जाम्शन यानी 70+ तो दोनों पेपर में आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दोनों प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर है। लेकिन सिलेबस 22 में हिसाब कुछ बदल गया है। सिलेबस 22 में अगर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट का जो 50 नंबर का पोर्शन है वो तो ठीक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि 24 नंबर के प्रैक्टिकल है, 10 नंबर का एमसीक्यूज है, तो हम चाहें तो थ्योरी सिर्फ 16 नंबर लिख करके निकल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट वाला पूरा पोर्शन थ्योरी है, और ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहां पे स्ट्रेटजी ये रखनी पड़ेगी कि कॉस्ट ऑडिट पे 100% पकड़, मतलब उसका तो सवाल आए तो छूटे नहीं। मैनेजमेंट ऑडिट उसके बाद देखना, जितना कर सके वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी वाला हिस्सा है। तो यहां पे आपको थोड़ा रटना जरूरी पड़ेगा, मतलब रटने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जो बिजनेस वैल्यूएशन और एसपीएम है उसमें भी कोर्स में थोड़े रीस्ट्रक्चरिंग कर दिए नए सिलेबस में। यहां भी बिजनेस वैल्यूएशन आप पहले करेंगे, एसपीएम बाद में। एसपीएम छोटा है, लेकिन सिलेबस 22 के पहले ही अटेम्प्ट में ये क्या हुआ, इंस्टीट्यूट को उन्होंने करंट के स्टडी मेटेरियल एसपीएम के बजाय फाइनेंशियल एनालिसिस का क्वेश्चन पूछ दिया। तो वो तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में इस तरीके की प्रॉब्लम आई है, आगे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्त। मैंने ये सारी स्ट्रेटजी आपको बता दी है अभी, ताकि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। 2-3 बातें लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट करें। नंबर 1, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपकी स्टडी एटलीस्ट 10 घंटे होनी चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपकी स्टडी कम से कम 14 घंटे डेली होनी चाहिए आज से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो दिसंबर एग्जाम में बैठिए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जून एग्जाम का सोचिए, क्योंकि एग्जाम में बैठ के फ्रस्ट्रेट होने का कोई फायदा नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम बिना प्रिपरेशन का नहीं होता है। मेरी एनालिसिस ये थी। अब इसके बाद कुछ बातें और भी बताती आपको। नंबर जो अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आया बच्चों का, कुछ लोगों ने मुझसे कहा क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब यूट्यूब से पढ़ना नहीं होता। अगर यूट्यूब से आप सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो में 3 तरीके की प्रॉब्लम होती है। जो टीचर एक्सपर्ट लेवल का है, जिसको अच्छी जानकारी है, उसके सारे वीडियोज आपको मिलेंगे नहीं। उसके 2-4 वीडियोज कहीं कहीं के रहते हैं, अदरवाइज नहीं रहते। जिनके बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, उनके कंटेंट में ही दम नहीं होता। तो अगर आप वहां से करेंगे तो आप सिर्फ कंफ्यूजन के शिकार होने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको बुक अच्छी रखनी चाहिए और बुक से पढ़नी चाहिए। सेल्फ स्टडी यूट्यूब से पॉसिबल नहीं है। बुक से अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, खुद से समझेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी अगर करना है तो आपको जो समय है वो 2 गुना लगाना पड़ेगा।
टाइम बढ़ाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए और ज़्यादा समय लगाने की जरूरत है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी में 3 चीज़ें मेरी नॉलेज में ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, आपकी सेल्फ स्टडी बेसिस ऑफ बुक होना चाहिए, मतलब किताब से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के सिर्फ कंफ्यूजन होगा। दूसरी बात है आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी बात है आपकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों आपकी है तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर ये नहीं है तो बिना क्लास के आप स्टडी नहीं कर सकते। आजकल मैंने पिछले 8-10 महीने मतलब 1-1.5 साल से यह भी देखा कि बच्चों के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव आ गए पढ़ने में, और वो बड़े गलत बदलाव हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, हमेशा पहले छोटा पेपर उठाता है, जो कम आवर ड्यूरेशन का पेपर रहेगा वो उठा लेगा वो पहले। जैसे सिलेबस 22 में मैं ट्रेंड क्या देख रहा हूं, हर बच्चा कॉस्ट ऑडिट उठा रहा है पहले, और कह रहा है कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा तब मैं CFR करूंगा। अब वो पहली गलती यहीं से स्टार्ट कर रहा है। कभी भी जब पढ़ाई का स्टार्टिंग होना चाहिए, मतलब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे बड़े पेपर सबसे पहले पकड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े पेपर नॉर्मली प्रैक्टिकल होते हैं, और दूसरी बात है उसमें समय की जरूरत है, और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी एप्लीकेशंस भी बाकी पेपर पे आती है। तो अगर आप बड़ा, जैसे CFR की बात करो, CFR का एप्लीकेशन कॉस्ट ऑडिट पे भी है और CFR का एप्लीकेशन SPMBB पे भी है। तो अगर आप पहले कॉस्ट ऑडिट या SPMBB उठा लेते हैं और CFR बाद में करते हैं तो आपको इसका भी नुकसान होगा। अगली बात, जो CFR का पेपर है उसका इंडस्ट्री में बहुत यूज है, बिना इंडेस की आपको कहीं नौकरी नहीं लग सकती, इसलिए इंडेस को और भी डेप्थ में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावे हमने जो बच्चे क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए क्लासेज के भी शेड्यूल आ गए हैं। अभी हमारे यहाँ CFR की फेस टू फेस क्लास भी स्टार्ट हो गई सिलेबस 22 में। सिलेबस 16 के लिए तो अब समय भी नहीं है फेस टू फेस करने का, तो 22 में भी स्टार्ट हो गई, लेकिन वो जून अटेम्प्ट के लिए है। गूगल ड्राइव क्लासेज सबकी अवेलेबल है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो आप जो भी गूगल ड्राइव क्लासेज लेना चाहते हैं, चाहे सिलेबस 2016 के हों, सिलेबस 2022 के हों, हमारा वेबसाइट मेंशन्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर थंबनेल पे भी लगा हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं आप। नंबर, इंक्वायरी नंबर है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी क्लासेस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल ही रीजनेबल रेट पे हमने कर रखी है। सिलेबस 16 के तो रेट और भी मैंने कम कर दिए। तो उस सब की जानकारी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को कोशिश करें कि इसको पिक्चर में लाएं। आज के जस्ट 1 वीक बाद मैं आपको कुछ और भी तरीके दूंगा, जो तरीका यूज करके हम एग्जाम में और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे लर्निंग कंटेंट्स आने वाले हैं। अब पेपर बाय पेपर मैं आगे से वीडियो निकालूंगा, जैसे CFR की प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं टाइम को, फिर SPMBB में, फिर कॉस्ट ऑडिट में। तो पेपर बाय पेपर वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा।